क्या हुआ? क्वेश्चन था एक। हाँ पूछ ले। मैं क्लास में नहीं बोलना होगा तो क्या बोलना है उसके लिए? नहीं, जब बोलना है तभी यस के लिए यो यो मैम करना है, नो के लिए नो ही कर देना। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं बोलना होगा फिर चुप हो जाना, मैं क्या ही कर लूंगी। पर बोल लियो ऐसे, बोल लेना ना ऐसे, मैं अकेले बोलते अच्छी नहीं लगूंगी, बोर हो जाऊंगी। ठीक है, ओके। नाउ नो के लिए नो नो मैम। अच्छा, नो निशांत इज सेइंग नो के लिए नो नो मैम। बेटा अगर नो नो करोगे और यो यो करोगे मैं कंफ्यूज होंगी, बोला गया तुमने। चलो नो नो ट्राई करके देख लेते हैं। तो यस के लिए यो यो और नो के लिए नो नो। ठीक है, लेट्स सी मैं कितनी जल्दी पागल होती हूँ। अब मुझे बताओ, आप लोगों के पास एनसीईआरटी है, खरीद ली? यो यो मैम। ठीक है, जिन्होंने नहीं ली है वो फिर जब ले लेना, नहीं तो तब तक आप फोन में डाउनलोड कर सकते हो उसको, राइट। अब एनसीईआरटी पे प्लीज पेंसिल चलाना, उसके ऊपर पेन, और वो कलरफुल होते हैं ना जिससे 4 रंगों की किताब हो जाती है। प्लीज वो मत करना, प्लीज वो मत करना। वो नीट में जब रिवीजन करोगे बहुत दिक्कत होगी, पूरी बुक ना येलो और ग्रीन कलर की हो जाती है, फिर ये समझ नहीं आता इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी थी। क्योंकि सब अंडरलाइन हो जाता है। तो यूज पेंसिल ऑन योर बुक्स, ओके। क्लियर? यो मैम। क्या हो गया तनप्रीत? चलो, स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? यो मैम। यो मैम। क्या लिखा हुआ है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लास 12 चैप्टर 1 किसी को नहीं देखा? सीधा टॉपिक, एक टॉपिक पे आओ। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ये चैप्टर है जिसको आज हम लोग कवर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और पहले हम आज समझेंगे कि हमने बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा मेन मोटो ये है। तो सबसे पहले तो बायोलॉजी की क्लास कितने ड्यूरेशन की है? 1 आवर, राइट? 1 आवर। ठीक है, जो बच्चा नहीं बोल रहा वन आवर। तब तक के लिए बेटा माइक बंद कर लो, अदरवाइज डिस्टर्बेंस होगी सबको, राइट। तो जो अभी बात नहीं कर रहा वो माइक बंद कर लेना, थैंक यू। ठीक है, तो 1 आवर की क्लास है जिसमें हम लोग कैसे टाइम डिवाइड करेंगे, वी विल ट्राई टू स्टडी फॉर 30 आवर्स। ओह 30 आवर्स क्या हो गया मुझे, वी विल ट्राई टू स्टडी फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो हमारे बनते हैं 15 मिनट्स, उसमें हम लगाएंगे क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। ठीक है, उसके बाद जो हमारे रेस्ट कितना टाइम बचा? 15 मिनट्स। उसमें जो बीच में 10 मिनट्स है, उसमें जो बीच में 10 मिनट्स है उसमें हम लगाएंगे मॉक। तुम मॉक हटाओ, तुम इसको लिखो वाइवा। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगी, पर हम धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस गेन करेंगे आंसर देने का। और जरूरी नहीं आपको वर्बली आंसर देना है, आप टाइप भी कर सकते हो। आपको नहीं भी आंसर आता, दैट्स फाइन। देखो रूल क्या है, आंसर देना। जरूरी नहीं है वो हर बार करेक्ट हो। अभी तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, फिर जब हम एक साथ 3 महीने हो जाएंगे हमें पढ़ते पढ़ते, तब मैं तुम्हारा दिमाग खाऊंगी कि तुमने गलत आंसर कैसे दिया। तो अभी रूल इतना ही है, आंसर देना है। इतना कर सकते हैं हम लोग? यो मैम। यो मैम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है, राइट। और फिर बीच में जो बच गए हमारे 5 मिनट, वो तो क्लास ज्वाइन करने में और ऐसे मजाक करने में निकल जाता है लगभग, है ना। तो ये हमारा एक तरह का बेसिक टाइम टेबल रहेगा जो हम लोग फॉलो करेंगे। क्लियर? यो मैम। अच्छा, अब देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम एक बेसिक स्टैंडर्ड रखते हैं कि बायोलॉजी नीट के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, वही कवर हो जाएगा। तो नीट का पेपर होता है कितने मार्क्स का है? 720 मार्क्स का, है ना। और कितने घंटे का होता है वो? 3 आवर 180 मिनट। 3 आवर एंड 20 मिनट्स, करेक्ट। 20 मिनट्स इन्होंने बढ़ा दिए क्योंकि अब थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हो रहे हैं। लेंथी क्वेश्चंस का मतलब है एनसीईआरटी की एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी होती है। तो हम अपने टॉपिक के साथ ही एनसीईआरटी एनालिसिस करते हुए चलेंगे, चलेगा ना आप लोगों को? यो मैम। एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं साथ साथ करेंगे। अगर आप अलग से जाओगे लेक्चर तो फिर मैं अलग से पढ़ा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों चीजें ट्राई कर लेंगे। अभी 6 आपने 6 लेक्चर्स दिए ना मुझे एनालाइज करने के लिए, तो कोशिश करते हैं। आज ट्यूसडे है ना, ओके, हमारे पास 5 लेक्चर्स हैं। तो लेट्स सी हमारे लिए कौन सा वर्क करता है। जैसा क्लास को प्रेफरेबल होगा वैसा करेंगे। अब देखो, नीट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में किसकी स्टडी करते हैं हम लोग? प्लांट्स और जूलॉजी में
Animals. Animals. एनिमल फिजिक्स कितने परसेंट Animals. 25%, केमिस्ट्री 25%, बॉटनी 25%. और zoology 25. हाँ, तो ओवरऑल बायोलॉजी की 25. वेटेज कितनी होगी? 50. 50. नीट 50%. क्वालिफाई करने के लिए नॉर्मली कितने परसेंट चाहिए 100 में से? 50%। तो अगर तुम सिर्फ बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर लो तो सिलेक्शन तो तुम्हारा बायोलॉजी ही करा देगा। ऐसा नहीं होता कि बायोलॉजी में फुल मार्क्स नहीं आते, बच्चों को सच में आते हैं। और अगर तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन तुमने छोड़ भी दिए उसके बाद भी बहुत स्कोर होता है बायोलॉजी का ही, तो आपकी जो स्कोरिंग है ना, जो आपको सिलेक्शन है वो अकेला बायोलॉजी करा लेगा, उसकी इतनी वेटेज है। फिर आपका जो रैंक है ना वो लेकर आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को हम संभाल के कर लेते हैं ना, हमारे बहुत अच्छे रैंक आ जाते हैं नीट में। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकल है, ठीक है। तो अगर आपका बॉटनी जूलॉजी में कोई पार्ट वीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। देखो 25% की सबके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप किसी भी 3 चीजों को बहुत अच्छे से कर लो, आपका पेपर आराम से हो जाता है, ठीक है। और एक्चुअल में होता है, मैं ऐसे नहीं कह रही, स्टूडेंट्स एक्चुअल में करते हैं, राइट। इतनी बात सब समझ आई? Yo-yo, ma'am. Yes. You, अब ma'am. 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट हमारे पास, तो बड़ा बेसिक सा एक रेशियो होता है 3 सब्जेक्ट्स का। एक गेम होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, वो यहाँ नीट में भी हो रहा है। देखो ऐसा नहीं होता कोई टॉपर है या कोई बहुत वीक है, ठीक है, किसी के पास बहुत अच्छी ट्यूशंस है, किसी के पास सिर्फ सेल्फ स्टडी है, किसी के पास बहुत रिसोर्सेज है, किसी के पास नहीं। एट द एंड मैटर ही करता है आपने तैयारी कैसे की थी। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है तो आप ना स्टडी मटेरियल भी इकट्ठा कर लोगे, आप उसको पढ़ भी लोगे, ठीक है। तो आपकी ना स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, एंट्रेंस तब क्रैक हो जाता है। उसके लिए आपको सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं होता। यहाँ पर हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन किस चीज पे ध्यान देना है ये भी बताऊंगी, और ये आपको नवीन सर और सत्येंद्र सर भी बताएंगे, ठीक है। तो कैसे स्ट्रेटेजी उसको करनी है उसको क्लियर कर लेना कि 3 सब्जेक्ट्स में थे। देखो बहुत अच्छी बात है आपके सारे अच्छे हो, आई होप सारे अच्छे हो, बहुत अच्छा हो जाएगा। पर मान लेते हैं एक सब्जेक्ट है जो आपका है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है जो आपका है मीडियम। मीडियम बोले तो सारे क्वेश्चन निकल लेती, लेकिन अगर मैं करने बैठू क्वेश्चन तो 50 में से लगभग मेरे 21 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो हो गया मीडियम। और एक सब्जेक्ट होता है हमारा जर्नली वीक, है ना, ऐसी होता है। Yo-yo, ma'am. जर्नली इस तरीके से Yo-yo, होता है ना, You, ma'am. नॉट सो स्ट्रॉन्ग कह देते हैं, चलो इसको अच्छा वर्ड यूज करते हैं, नॉट सो स्ट्रॉन्ग। या इसको मैं ऐसा भी कह सकती हूँ जो अपनी भाषा में बोलूँ, डरावना। इससे थोड़ा डर लगता है ना कि ये डुबाएगा मेरी नैया। होता है आपके साथ? Yo-yo, ma'am. You, Yo, ma'am. ये कौन था यस मैम वाला? हाउ डेयर यू, डोंट से यस मैम, वेरी वेरी बैड, वेरी बैड। सो आपको क्या करना है, अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग खेलते रहना है। तो इसके ये जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, इसको रोज हर रोज थोड़ा जरूर पढ़ना है, मतलब हर रोज 1 घंटा जरूर पढ़ना है, ठीक है। कोशिश करके 1 घंटा जरूर पढ़ना है। मीडियम वाले सब्जेक्ट को मेंटेन करके रखना होता है प्रैक्टिस से, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना। और डरावने वाले सब्जेक्ट को टीचर को बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को डर लगता है बायोलॉजी से, तो वो मुझे मैसेज में बता देगा कि मेरे को डर लगता है बायोलॉजी से, मुझसे नहीं निकलते क्वेश्चन, या मुझसे इतनी थ्योरी नहीं होती याद। तो फिर मैं उसको बता पाऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो तुम ना ये टॉपिक कर जाना, ये चैप्टर कर जाना, ये जरूर आएंगे, ठीक है। तो डरावने वाले सब्जेक्ट में हमने सीखना है कि कैसे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करके वही क्वेश्चन करें और नेगेटिव मार्किंग से बचे। तो ये स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में हमें ढूंढना होता है कि कहाँ पे हम बहुत स्ट्रॉन्ग खेल सकते हैं, और जो डरावना है उसमें मैक्सिमम नेगेटिव मार्किंग से बचना है, राइट। Yo-yo, ma'am. इसके लिए You, ma'am. इसके लिए आपको टीचर से बात करनी पड़ेगी, और अभी हम मिले हैं तो एकदम से तुम बात कैसे करोगे, लेकिन धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे, तो जब होंगे सर यू कैन आस्क, राइट, ओके। Yo-yo, ma'am. You, ma'am. अब बोर तो नहीं होगे? No. No, ma'am. No, ma'am. no, no. अभी कैसे बोर हो गया, अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया बोर करना, रुको अभी करूंगी। 11th पढ़ी थी बायो की, Yeah, ma'am. 12th Yo-yo, पढ़ी, Yo-yo, ma'am. हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो 11th की जब हमारी 12th हो जाएगी तब हम 11th की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। 12th का मैं तुमको बेसिक आइडिया दे दूं, Yo-yo, ठीक ma'am. है। Yeah, ma'am. जितने बच्चे Yo-yo. 12th की बायो Yo-yo, बैठे ma'am. हैं वो बहुत ध्यान से सुनिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है जी। ये इसी क्लास में दूंगी, इसके बाद हर क्लास में पढ़ाई होगी और मजे भी होंगे, ऐसे डर मत जाना ये मैम बहुत पकाएगी, ऐसा नहीं है। मैं कभी कभार तो देखो पकाऊंगी, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक तो सच में बोरिंग होते हैं, कुछ टॉपिक मैं पढ़ाते पढ़ाते खुद बोर हो जाती हूँ कि हे भगवान ये क्यों डला है, ये क्यों पढ़ाना है मुझे। तो कोई बात नहीं, सबके अपने दुख है, हम बांटेंगे दुख एक दूसरे से, राइट। तो बायोलॉजी डिवाइडेड इनटू बॉटनी, आइए जी।
और हमारी आ गई zoology। एनसीईआरटी ने एक चैप्टर 2 चैप्टर काटे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक एनटीए ने नहीं काटा, तो हम कंसीडर कर रहे हैं सारे चैप्टर है। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रही है बेटा? यो मैम। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सबसे पहला चैप्टर है, सबसे सोखा चैप्टर है। एक नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है इससे। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है नीट में? 4 मार्क्स। और अगर गलत हो जाए तो कितने मार्क्स ले जाएगा? -1 5 और अगर हम उसे ना छेड़े तो कितने, क्या होगा? 0। न्यूटन। हाँ, तो अगर आपको आ रहा है तो अटेम्प्ट करना, नहीं तो छोड़ दिया करो, है ना। नेगेटिव क्यों करवा के आने। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इज अ वेरी बेसिक चैप्टर। इसके साथ मेरा सजेशन है कि आप इसके साथ क्या रीड करके आओगे। आप इसके साथ रीड करके आओगे, आपको वो चैप्टर याद है जिसमें किंगडम्स की बात हुई थी? कौन सा चैप्टर था वो? Animal kingdom. जिसमें बैक्टीरिया की बात भी करिए, बैक्टीरिया की 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसमें आप लोग, हाँ, उसके अंदर आप लोग पढ़ के आना फंगस, ठीक है। फंगस के कुछ स्पोर्स है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैं बहुत अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन आप एक बार फंगस रीड करके आना, आपका फंगस इसके साथ तैयार हो जाएगा। तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा उसको एनसीईआरटी से रीड करना, बाकी मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। मैम। सेकेंड चैप्टर है हमारे पास यो मैम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से ग्रुप में होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। हाँ, कौन से चैप्टर में पढ़ोगे ये? चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के अंदर जो हमारा एंजियोस्पर्म वाला पार्ट है। तो आप इसको सिर्फ एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो, छोटा सा है, रीड करना, पूरा समझ नहीं आएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। लेकिन रीड जरूर करना, आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। थर्ड चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग अपने से रिलेट कर पाते हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, तो बहुत अच्छे से समझ आता है, इसमें दिक्कत नहीं होती। फोर्थ चैप्टर है वो है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ फ्यूचर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक तरीके से फ्यूचर है हर एक देश का, और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए स्पेसिफिकली। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर आता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है हेरिडिटी वाला। सुना है कभी किसी ने हेरिडिटी, मेंडल का कॉन्सेप्ट? मेंडल वाला चैप्टर, हाँ, तो उसको हम बुलाते हैं मेंडल वाला चैप्टर, जो बिल्कुल बेसिक के साथ में करना है। आपने ये 10th में पढ़ा होगा, वहां पे कर पढ़े होंगे ना, डाई हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, क्रॉस। हाँ, यो मैम। हाँ, तो मेंडल वाला चैप्टर आई टीच यू फ्रॉम द बेसिक। इसके बाद आता है आपके पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस में आप पढ़ते हो डीएनए के बारे में, सुना है? हम सबके पास, राइट। यो मैम। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो आपको डीएनए के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन देता है कि आपको बैठे बैठे पता चल जाता है कि आपकी बॉडी चल क्यों रही है, आपके एक सेल के अंदर कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस होते हैं वो पता चलता है। और बहुत पेपर आता है इससे, दुनिया जहान का पेपर आता है इससे, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आता है जिसका नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज समथिंग जिसमें आपको ये पता चलेगा कि धरती जब बनी भी नहीं थी तो कैसा था। बेटा माइक बंद कर ले, डिस्टर्बेंस होगी नहीं तो, थैंक यू। तो इवोल्यूशन आपको बताता है कि एक टाइम था जब धरती बनी नहीं थी, फिर टाइम हुआ धरती बनी, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म आए, और उसके बाद हर तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इतनी डाइवर्सिटी है। इवोल्यूशन आपको ये सारी चीजें स्टेप वाइज फॉर्म में बताता है, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, इसको पढ़ने में एक कहानी की तरह लगता है, ये तो बहुत मजेदार होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, अच्छा आपने कोविड के टाइम में सुना था इम्यूनिटी एंटीबॉडीज जनरेट करनी है बॉडी में कोविड के अगेंस्ट? कि यो मैम। जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको कोविड हो जाता है ना। इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। और आपने यो मैम। ऐसे कभी सुना है कि एड्स जो होता है, कुछ लोग कहते हैं छूने से फैलता है, लेकिन कुछ कहते हैं छूने से नहीं फैलता। और आपने ऐसा भी सुना होगा कि कैंसर बहुत ही स्प्रेड होता है, कैंसर के बारे में सुना होगा। तो आप ये सारी चीजें इसमें पढ़ते हो। एंड ड्रग्स ऑल्सो, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स, कि आप कभी देखते हो कि अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए कुछ लोग ड्रग्स कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो सब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आता है इसे पढ़ने में। फिर आते हैं 2 छोटू छोटू चैप्टर, जैसे खाने से पहले कभी कभार स्नैक्स खाते हैं ना,
Yo-yo ma'am. Ma'am. सैलिड भी खा लेते हैं एज स्नैक्स। तो वैसे दो छोटे Yo-yo छोटे ma'am. चैप्टर, एक का नाम है बड़ा प्यारा सा, उसको हम बुलाते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और दूसरा है स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं जो आपको कितने 2 से 3 क्वेश्चन दे जाते हैं और बहुत आराम से हो जाते हैं, प्यार से हो जाते हैं। ओके, इसके बाद एक चैप्टर आता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं बायोटेक। बायोटेक की एक यूनिट देखो अपनी एनसीईआरटी में, नीचे अलग से बनी होगी, 2 चैप्टर एक साथ लिखे होंगे, देखिए इंडेक्स में। ये सबसे अलग पड़ी है ना, ये सबसे स्पेशल है। कैसे? फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि कहीं पे क्राइम सीन था और इस क्राइम सीन पे गलती से अभिषेक चला गया। ठीक है, अभिषेक जैसे क्राइम सीन पे गया, उसने देखा ओ माय गॉड डेड बॉडी, वो वहां से भाग गया। लेकिन अभिषेक जब भाग रहा था तो उसके सिर का एक बाल टूट के वहां गिर गया। अब उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन आया? उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई अदिति। तो अदिति ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन में उसके सिर का बाल वहां से रिट्राइव कर दिया। ठीक है, सिर्फ एक सर के बाल से उसने उसका डीएनए निकाला और फाइनली पकड़ लिया। लेकिन क्या इसने खून किया था बेचारे ने? No ma'am. है ना? तो बायोटेक बहुत हाँ, तो ये जो प्रोसेस था ना कि वो एक सिर के बाल से उसने पूरा डीएनए निकाल लिया, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से इतने क्राइम पकड़े जाते हैं पूरी दुनिया में कि एक पूरी ब्रांच ऑफ जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन है वो बायोटेक पे जी रही है, इतना इंपॉर्टेंट है। और जो जेनेटिक लेवल पे डिजीजेस होती है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग पढ़ पाते हैं, और जो दवाइयां होती है वो भी बायोटेक की मदद से हम बना पाते हैं। जैसे आपने कभी देखा है या सुना है कि किसी को डायबिटीज है तो वो इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन के, हर्ड ऑफ इट? Yo-yo ma'am. Yo-yo बड़ी ma'am. स्ट्रॉन्ग मसल होती है ना, जैसे जैसे थाइस की मसल होती है या अपने पेट के एरिया के पास जहाँ पे मसल थोड़ा ज्यादा होता है वहां पे वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। तो इंसुलिन जो बना था ना वो एक्चुअली बायोटेक की मदद से बना है। सो बायोटेक इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। एंड इवन बायोटेक पढ़ने के बाद अगर आप इसका स्पेसिफिक पेपर देते हो ना 12th के बाद, तो इसकी अलग ब्रांच ऑफ साइंस है जहाँ पे आप अपनी स्टडीज कर सकते हो। ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन में भी जा सकते हो, जो क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते हैं ना उसकी स्टडी में भी जा सकते हो। ओके, सो बायोटेक इज दैट इम्पोर्टेंट एंड भर भर के पेपर आता है इससे, बहुत सारा पेपर आता है इससे, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। लास्ट इज हमारा प्यारा प्यारा इकोलॉजी। इकोलॉजी तो सबने कभी ना कभी पढ़ा होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, सुना होगा। Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. इकोलॉजी पढ़ने में मजा आता है क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड के एग्जाम्पल पढ़ते हो और दुनिया में कितने कमाल की लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये पता चलता है। इकोलॉजी बहुत इजी है लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत टफ। तो इकोलॉजी 12th में, अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो 12th में सबसे डिफिकल्ट पेपर एक्चुअली इकोलॉजी से आता है, क्योंकि इसको समझने में ना इसके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होते। तो इकोलॉजी में हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि अगर मैंने आपको इकोलॉजी के 6 लेक्चर्स दिए हैं ना थ्योरी के, तो 12 लेक्चर्स में हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इकोलॉजी में हम बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. Yo-yo. एक बेसिक सा ओवरव्यू Yo-yo था ma'am. आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई कुछ ऐड करना चाहता है? No ma'am. No ma'am. जिसने अभी एनसीईआरटी बोली उसको थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है चैप्टर के नाम में, डोंट वरी, हो जाएगा, टेंशन ना लो। नाउ मूविंग ऑन, आगे चलो। Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. ओके जी, Yo-yo ma'am. ओके। अगर मेरी आवाज में कोई बफरिंग हो तो मुझे बता देना, ठीक है। Yo-yo ma'am. Yo-yo ma'am. आपकी क्लास कितने बजे तक है? Yo-yo 8:50 ma'am. 15 तक, राइट? ओके 8:15. चलो, सो बिफोर आई स्टार्ट माय क्लास, इनके बारे में बात करें या मैं सीधा क्लास स्टार्ट कर दूं, चैप्टर स्टार्ट करूं? आप में से कोई जानता है अरुणिमा सिन्हा कौन है? कोई नहीं जानता? No ma'am. नहीं जानता, कोई बात नहीं। No ma'am. ओके, अरुणिमा सिन्हा पहली फीमेल है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया विद 1 लेग। तो उन्होंने अपनी एक लेग के साथ माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, दैट इज हु अरुणिमा सिन्हा इज। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बताओ। Yes ma'am. Yo-yo ma'am. Yo-yo. ठीक है, Yo-yo ma'am. ठीक है, ऑलराइट। तो अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी ऐसे थी कि इनको वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद था, अभी भी पसंद है इनको। सो ये कुछ करना चाहती थी, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन का ना ऐसा ही होता है, वो देश के लिए जरूर कुछ करना चाहते हैं। तो ये भी करना चाहती थी। तो एक दिन ये ट्रेन से ट्रेवल कर रही थी और वहां पे कुछ लुटेरे आ गए।
तो उन्होंने इनके साथ ट्रेन स्नैचिंग करी और मारपीट करी, और उन्होंने क्या किया, इनको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जब चलती ट्रेन से ये बाहर गिर गए तो इनका ना पैर टूट गया, इनकी एक लेग पूरी टूट गई और ये पटरियों पे गिर गई और ये बेहोश हो गए उसी टाइम। तो वहां पे एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई, ठीक है, और लकीली कोई ट्रेन इनके ऊपर से नहीं गुजरी, तो ये रात भर वहां पे बेहोश रहे, किसी को पता नहीं चला। फिर रेलवे की पटरी के पास लोग भी रहते हैं ना, सोसाइटीज होती है वहां पर भी, तो फाइनली वहां पे किसी ने देखा और उन्होंने आके गांव वालों ने इन्हें उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो हॉस्पिटल में जाके इनको होश आया। अब देखो यहाँ पे डॉक्टर का बहुत अच्छा रोल आता है। तो जो डॉक्टर थे, जब उनका होश आया तो डॉक्टर ने उनको बताया कि आपकी लेग में अब इन्फेक्शन हो चुका है, तो इसे तो काटना ही पड़ेगा, एम्पुटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपके बचने के चांसेस कम है, उन्होंने क्लियर कर दी थी ये बात। तो इन्होंने उनको पलट के बोला, अरुणिमा मैम ने, कि अगर मेरे को मरना होता तो मैं रेलवे ट्रैक पे मर जाती, मैं यहाँ तक कैसे पहुंचती। तो वो बात ना डॉक्टर को बहुत हिट करी कि मतलब कितनी बड़ी बात बोल दी इन्होंने। सो इनको बहुत सारे ब्लड की जरूरत थी, तो इनके खुद के डॉक्टर ने, जो इनका इलाज कर रहे थे, उन्होंने इन्हें खुद भी ब्लड डोनेट करा और इनका इलाज किया। तो ये सरवाइव कर गए उससे। तो फिर उसके बाद ना उस हादसे में सब लोग इनको जानने लगे कि एक लड़की थी जिसके साथ ऐसा हुआ। तो इनको ना बहुत बुरा लगा कि सब लोग मुझे आउट ऑफ सिंपैथी जानते हैं, कि मेरे साथ बुरा हुआ इसलिए मेरे को दुनिया जानती है। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, आपको कोई जाने तो आपकी कैपेबिलिटीज के लिए जाने ना। तो ये बात इनको हिट कर गई। ऐसा होता है ना, कभी कभार कुछ चीजें हिट कर जाती है, होता है कभी किसी के साथ, यो मैम। तो कोई चीज दिल पे लग यो जाती यो है। मैम। तो इनको ये हिट कर गई। तो इन्होंने बोला, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन थी ना, इन्होंने बोला मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूंगी। तो सब हैरान थे कि एक लेग के साथ माउंट एवरेस्ट कैसे क्लाइम कर जाएंगी। इन्होंने बोला मैं क्लाइम करूंगी। अब माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का मतलब है, पहले तो आपको फंडिंग चाहिए बहुत सारी, ठीक है, लाखों में आपको पैसे चाहिए। सेकेंडली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग चाहिए। आप 2 साल की कम से कम ट्रेनिंग लेते हो, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है, फिर आप माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर सकते हो। अच्छा, आपको पता है शेरपा कौन होते हैं? सुना होगा हिमाचल में शेरपा यस मैम। कौन होते हैं? शेरपा वो होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। मतलब आप किसी भी ट्रैक पे जाते हो ना, किसी भी डिफिकल्ट ट्रैक पे जाते हो स्पेशली, तो शेरपा वहाँ के लोकलाइट्स होते हैं जिनको बहुत अच्छे से उस पहाड़ पे चढ़ना आता है, उतरना आता है, और उनको वो सारे एरिया पता है जहाँ पे खतरा है। तो शेरपा के बिना आप जा नहीं सकते माउंट एवरेस्ट, वो आपके साथ जाते हैं। और रूल होता है कि वो जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। अगर वो बोलेंगे कि यहाँ से मुड़ जाओ, तो वापिस आना पड़ेगा, जान का खतरा है फिर। तो इनको फाइनली शेरपा मिले, इन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, फाइनली लाइसेंस मिला और उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का सोचा। अब इनकी ट्रेनिंग में क्या होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी है जो ट्रेनिंग ले रहा है, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा लगा, तो अरुणिमा को वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 घंटे लगते थे, क्योंकि इनके पास एक ही लेग थी, तो इनकी स्पीड कम हो गई। और स्पीड कम होना माउंट एवरेस्ट पे बहुत रिस्की बात है, क्योंकि वहां पर है बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा प्रेशर, और ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा कम। तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट फाइनली क्लाइम करने के लिए वो निकल गए, ठीक है। अब आपको पता है कि मैं नाम भूल गई, क्या कहते हैं उसे, चेक पॉइंट्स होते हैं। इसका एक्चुअल नेम मैं भूल गई। आपको पता है कि कभी भी कोई माउंटेन क्लाइंब होता है ना, वो एक दिन में नहीं होता, उसके चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको रुकना पड़ता है। सुना है किसी ने? यो है ना, जिसको कहते हैं बेस यो कैंप्स मैम। भी होते हैं। मैंने इसका एग्जैक्ट नाम भूल गई, सॉरी। तो बेस कैंप्स होते हैं, तो वहां तक आपको पहुंचना होता है, फिर वहां पे आप वेट करते हो, फिर नेक्स्ट डे आप क्लाइंबिंग करते हो, रूल होता है ये, राइट। तो इन्होंने ये फाइनली पहुंचे, और अब ये लेट से ये अपने थर्ड चेक पॉइंट, बहुत सारे माउंट एवरेस्ट पे, मैं आपको सिंपल बताती हूँ, तो सेकंड चेक पॉइंट पे थे, अब इनको थर्ड चेक पॉइंट पे जाना था, और ये इनका फाइनल चेक पॉइंट है जहाँ पे आप कहोगे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब हो गया। आपको दिख रहा है ये चेक पॉइंट टॉप से नीचे है थोड़ा, ये टॉप है ना। तो आपको पता है कि कोई भी जो भी माउंट एवरेस्ट, जो भी एवरेस्ट क्लाइम करते हैं, वो कभी टॉप पे नहीं जाते, टॉप से थोड़ा नीचे होते हैं। पता है आपको ये? यो मैम। नो मैम। बताओ ऐसा क्यों, क्या लगता है ऐसा क्यों क्यों करते होंगे, सोचो। हैवी स्नोफॉल और रेन। हैवी स्नोफॉल और रेन, जहाँ स्नोफॉल है वहां पे रेन एक साथ, क्या हो गया बेटा? स्नोफॉल एंड रेन तो चेक पॉइंट 3 तक ही होती है। ऑक्सीजन कम होती है। ऑक्सीजन सम कम तो चेक पॉइंट 3 पे भी थी, ऊपर चढ़ते चढ़ते कमी हो जाती है। ओके, और कोई रीजन? जो नेचर से एवरेस्ट पे चढ़ना मतलब नेचर से लड़ना, जो नेचर से लड़ते हैं ना, वो उसे एक्चुअली में बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो कोई भी माउंटेनर है ना, वो हमेशा ये मानते हैं कि पहाड़ किसने बनाए, हु मेड द माउंटेन्स? नेचर। नेचर। हाँ, नेचर, राइट।
तो वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे ऊपर नेचर है, नेचर से ऊपर कुछ नहीं है, नेचर इज जस्ट लाइक गॉड ना, तो सबसे ऊपर भगवान है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट कभी कोई माउंटेनर टॉप पे नहीं जाता, वो हमेशा उससे थोड़ा नीचे ही करता है क्लाइंब। तो वो रिस्पेक्ट करते हैं नेचर की कि हम इस पहाड़ से ऊपर नहीं, हम इससे नीचे ही है, क्योंकि अगर पहाड़ पे तूफान आया तो हम मर जाएंगे, तो ये पहाड़ हमारी जिंदगी डिसाइड करता है। सो दे रियली रिस्पेक्ट नेचर। तो ये फाइनल इनका चेक पॉइंट था। ठीक है, अब देखो इनके साथ क्या हुआ। जब ये सेकंड चेक मतलब सेकंड लास्ट चेक पॉइंट पे थे, वहां पे इनके ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो खत्म हो गए। किनके? अरुणिमा मैम के। उनके शेरपा के पास चल रहा था अभी भी, इनका खत्म हो गया। ठीक है, नहीं चल पा रहा क्योंकि हर किसी की ऑक्सीजन कंजप्शन कम होती है। तो इनके शेरपा ने बोला लेट्स टर्न अराउंड, जितना हमारे पास सिलेंडर है हम अगले चेक पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, फिर वहां से हम नीचे चले जाएंगे। इन्होंने बोला नहीं, मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ, तो मैं तो ऊपर जाऊंगी, चाहे ऊपर मैं ना रहूं लेकिन मैं ऊपर जरूर जाऊंगी और एक फोटो जरूर खिंचवाऊंगी। यू डू वन थिंग, उन्होंने अपने शेरपा को बोला कि तुम वो फोटो ना नीचे सर्कुलेट कर देना कि मैं ऊपर तक गई थी। तो वो ना कन्विंस नहीं हो रहे थे शेरपा कि मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, चल ले। उतने में देखो क्या हुआ सडनली, क्योंकि बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट सेम डेट्स पे क्लाइंब करते हैं, तो आप चढ़ रहे हो तो कुछ लोग उतर रहे हैं। उसी टाइम पे कोई और था, फॉरनर्स नाम तो नहीं पता उन्हें भी, तो वो नीचे उतर रहा था और उसके बैग में वजन ज्यादा था। तो उसने रैंडमली, उसको पता नहीं था यहाँ पे बातचीत चल रही है, वो नीचे उतर रहा था और उसने अपना एक ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल के फेंक दिया, क्योंकि उसके बैग में भार ज्यादा था और उसके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन थी। और वो ऑक्सीजन सिलेंडर किसको मिल गया? अरुणिमा मैम को, अरुणिमा मैम को, यस। सो वो भी है, मैम। यस। तो वो भी है कि नेचर भी ना, गॉड भी आपकी मदद करता है अगर आप खुद की मदद करना चाहते हो। सोचो अगर वो उसी टाइम वापस मुड़ गई होती तो उनको कोई मिलता ही नहीं। फाइनली वो टॉप पर गई। अब टॉप पर जाके तूफान बहुत होता है, जैसे अभी आप लोगों ने बोला। तो उनको उनके शेरपा ने बोला चल वापस चल, बहुत हुआ। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं पहले फोटो खिंचवाऊंगी, फिर उन्होंने कहा मैं वीडियो भी बनाऊंगी, उसके बाद नीचे जाऊंगी, क्योंकि ये मूवमेंट दोबारा नहीं आएगा। तो उन्होंने फुल अपना जो उन्होंने डिटरमाइन किया था कि मैं टॉप पे जाके फोटो खिंचाऊंगी एज अ प्रूफ कि मैं गई थी ऊपर तक। तो वो वहां जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, और ऐसे वो फर्स्ट लेडी बनते हैं जो एक लेग के साथ टॉप पे गए थे माउंट एवरेस्ट के। इसी को टॉप मानते हैं फाइनल चेक पॉइंट को। तो ये थी उनकी स्टोरी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे माउंटेन्स क्लाइम किया, आप उनको सर्च कर सकते हो। तो माउंट एवरेस्ट उनका पहला वाला था, राइट। सो कैसी लगी स्टोरी? मैम बहुत अच्छी। इंटरेस्ट। बहुत अच्छी। इंटरेस्टिंग ना। तो अरुणिमा मैम एकदम नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। ठीक है, उनके पास जो था वो उनकी डिटर्मिनेशन थी, और जो डिटर्मिनेशन होता है ना, लक भी उसका साथ देता है। देखो वो जो फॉरनर नीचे जा रहा था, उसने जो सिलेंडर फेंका वो लक था, लेकिन लक भी उसका साथ देता है जो कोशिश करता है। कोशिशें ना करती तो लक भी साथ नहीं देखता। तो बताओ तुमने स्टोरी से क्या सीखा? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहनी चाहिए। और क्या सीखा? जहाँ चाह वहाँ राह। वो खुद मदद करता है, वो भगवान भी उसकी मदद करता है। यस, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, राइट। और कीप वर्किंग हार्ड। की वर्किंग हार्ड, कोशिश करते रहो। उन्होंने भी एक दिन में माउंट एवरेस्ट क्लाइम नहीं किया था, उन्होंने भी 2-3 साल ट्रेनिंग करी है, उसके बाद गए हैं वो, राइट। सो हमेशा याद रखना है कि कोशिश इज इम्पोर्टेंट। देखो जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा माउंट एवरेस्ट चढ़ना, तो उनको पता थोड़ी था कि एंड क्या होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद एंड अच्छा ना हो, लेकिन अगर वो कोशिश ना करती तो कभी पता भी ना चलता। तो एज अ स्टूडेंट भी और एज अ टीचर भी हम लोग मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? कोशिश। तो हमें क्या करना है? हमें कोशिश करनी है। किसके लिए? आपका जो भी ड्रीम है। अगर आपका ड्रीम नीट है या कोई भी एग्जाम है, आपको उसको क्रैक करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कि हम इसको क्रैक कर जाएंगे, हम इसमें स्कोर कर जाएंगे। आप इसकी कोशिश ईमानदारी से करो, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, शिद्दत के साथ। माउंट एवरेस्ट चढ़ने में भी इतनी ट्रेनिंग लगी थी, तो तुम्हें भी पढ़ने में 1 साल तो लगेगा। तो कोशिश बिल्कुल शिद्दत से करो, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो तुम्हारे फेवर में ही होगा। और रिजल्ट 2 ही हो सकते हैं, बहुत क्लियर है। देखो ऐसे झूठे सपने वाली कोई बात नहीं होती, बहुत क्लियर बात होती है। आप सभी इतने बड़े तो हो, तो रिजल्ट है, या तो आप अपनी कोशिश में फेल हो जाओगे या पास हो जाओगे। पास हो जाओगे सही है, लेकिन अगर फेल हो गए तो आपके पास एक चीज होगी, और उसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। हाँ, तो ये एक्सपीरियंस आपको कहीं जाने नहीं देगा। इस एक्सपीरियंस से आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगी। तो मे भी मेरा एम था एम्स पे जाने का, बाई चांस मैं एक आध सीट से रह गई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और किसी कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकती। मे बी किसी वजह से इस बार नीट का नहीं बना, तो मैं अगले साल अपने एक्सपीरियंस के साथ और अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। सो देयर इज ऑलवेज एक्सपीरियंस। जो कोशिश करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो आपको किस पे फोकस करना है? आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, कोशिश पे। ठीक है, बाकी जो है ना, वो टाइम के साथ सबको मिलता है, राइट। तो वो एनटी की प्रॉब्लम है और गॉड की प्रॉब्लम है
कि वो आपको क्या बनाता है, आपको कोशिश ईमानदारी से करनी है। क्लियर है सबको? यो यो मैम कोई बच्चा जिसको इसमें डाउट है? यो मैम कोई बच्चा जिसको इसमें डाउट है? नो मैम नो मैम। नहीं? ठीक है, ठीक है, तो सब इस पे फोकस करेंगे। और कितनी सीटें चाहिए आप लोगों को? मैम वन मैम वन। तो नीट क्रैक करने की कोशिश करनी है सिर्फ एक सीट के लिए, समझ आई? बस एक सीट पे फोकस रखना है और किसी पे तो कभी ये नहीं सोचना कि यार वो भी पढ़ रहा है या ये भी पढ़ रही है तो ये मेरी सीट ले जाएगा या वो मेरी सीट ले जाएगा। तुम्हारी सीट कोई नहीं लेके जा सकता, वो सिर्फ तुम्हारी है। तो तुम्हें सिर्फ अपनी एक सीट पे फोकस करना है जो किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ी है और वो वेट कर रही है कि तुम एंट्रेंस क्रैक करो और अपनी सीट आके ले लो। ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ अपनी सीट पे फोकस करना है और किसी की सीट पे फोकस नहीं करना है। क्लियर? यो मैम बहुत बढ़िया। चलो चलो अब थोड़ा सा स्टार्ट कर ले चैप्टर। यो मैम ओके, तो आपको जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन का मैम आगे, हाँ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें आपके चैप्टर की जो वेटेज है वो है, देखो एनटीए ने अभी तक इसे हटाया नहीं है तो किसी किसी के एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन हम अभी भी मान रहे हैं कि नीट में आएगा। तो इसकी वेटेज है कि इसमें से जो हमने देखा है कि मैक्सिमम एक क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन कितने मार्क का? 4 लेकिन इसको फिर करना क्यों है एक क्वेश्चन के पीछे? रीजन ये है कि इसके अंदर ऐसी टर्म आती है जो मैंने अभी बोला ना, फंगस पढ़ के आना, इसमें ऐसी टर्म आती है जो दूसरे चैप्टर से कंबाइन है, जैसे किंगडम क्लासिफिकेशन के पार्ट से कंबाइंड होती है और प्लांट किंगडम से भी कंबाइन होती है। इस वजह से हम इस चैप्टर को कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस चैप्टर को थॉरली रीड कर देंगे और एक्सप्लेन तो अच्छे से करूंगी, आपको टेंशन नहीं उस बात की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है सिर्फ 4 मार्क्स का, हम कोशिश करेंगे 4 मार्क्स तो हमको ऐसे मिल जाए। ओके, यो मैम अभी चैप्टर किसके लिए डेडिकेटेड है? चैप्टर जो मेनली डेडिकेटेड है वो रिप्रोडक्शन पे है, तो उसका नाम भी बता रहे हैं। आई थिंक इतना तो हम सबने डिटेक्ट कर लिया था। अच्छा हाँ, मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं कभी कभार बहुत जल्दी बोल जाती हूँ, सो आप लोग मुझे टोक देना, ओके? कि ज्यादा तेज हो ना, लेकिन मेरे को प्यार से टोकना, मुझे बुरा भी लग जाएगा। यो मैम है? डांटना मत मुझे, मेरे को डांटोगे ना विद रीजन मैं भी डांटूंगी तुम्हें। तो प्यार से बोल देना कि मैम बहुत तेज हो गया, धीरे पढ़ा दो, ट्रेन चल गई है। ठीक है, मैम आप बोल सकते हो मैम ट्रेन चल गई है, तो मैं समझ जाऊंगी कि अब स्टेशन आने वाला, स्पीड स्लो कर लो। ओके, तो रिप्रोडक्शन में जो आप पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और देखो बायोलॉजी में ना एक बड़ी मजेदार बात है, बायोलॉजी की अगर टर्मिनोलॉजी समझ आ जाए ना तो आधी बायो ऐसी समझ आ जाती है, बिना उस कॉन्सेप्ट को पढ़े भी आप ना वर्ड देख के बता सकते हो किसकी बात कर रहा है। ऐसी होता है, ये बायो है, ये इतनी इंटरेस्टिंग। जैसे बिना पिक्चर देखे अगर आलिया भट्ट उस पिक्चर में हम तुक्का लगा लेते हैं ना कि एक्टिंग तो अच्छी करी होगी, तो ये कुछ ऐसे ही है, आपको वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो बायो में अगर कोई वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सेक्सुअल है, एक साइंटिफिक वर्ड है, अगर मैं इसके आगे, इस साइंटिफिक वर्ड के आगे एक वर्ड लगा दूं, अल्फाबेट लगा दूं ए, कैपिटल ए, तो क्या बुलाऊंगी मैं इसे? जो कैपिटल ए होता है बायोलॉजी में वो रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस। ठीक है, एब्सेंट का मतलब कि प्रेजेंट नहीं है वो, ठीक है, वो चीज नहीं है। तो जो भी साइंटिफिक वर्ड था ना सेक्सुअल, तो जिस ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती उनको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म बुलाते हैं। तो किसी भी साइंटिफिक वर्ड के आगे अगर कैपिटल ए आ जाए, दैट सिंपली मींस कि वो जो भी साइंटिफिक वर्ड है ना, ये प्रोसेस एब्सेंट है ऑर्गेनिज्म में। ये बात समझ आई? यो मैम ठीक है, तो कैपिटल वर्ड किसी साइंटिफिक वर्ड के आगे आएगा ना, कैपिटल अल्फाबेट किसी साइंटिफिक वर्ड के आगे आएगा तो समझ जाना कि भाई ये एब्सेंट है, तो इसी का ऑपोजिट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, यो मैम है ना? अब रिप्रोडक्शन में ना, यो मैम अच्छा ये वाला पॉइंट लिख लिया, ये काम आएगा बहुत। अच्छा नोट साथ साथ में बनाओगे या कैसे करोगे? मैम साथ साथ में बना ले फिर, मिटा दूं ये वाला बीच वाला। यो मैम अच्छा अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ोगे? एक पढ़ोगे आप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, अभी बताऊंगी फर्टिलाइजेशन क्या है। प्री फर्टिलाइजेशन के कुछ इवेंट्स पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बहुत इजी है और बड़ा मजेदार है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और फिर आप पढ़ते हो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन तो हो गई, अब प्रेगनेंसी वाला पीरियड पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इजी हो जाता है, ये आपको एक ही दिन में कवर हो जाएगा।
जो थोड़ा सा मेहनत लेगा वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा किंगडम क्लासिफिकेशन पे जाना पड़ता है, जिसमें वो कौन सा सबसे पहला किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल मिलते हैं सारे? मेरा मोनेरा। मोनेरा। मोनेरा मोनेरा इज द वन। हाँ, मेन मेंबर्स कौन होते हैं इसके? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एंड ये है प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया। सिंगल सेल होता है या मल्टी सेलुलर? सिंगल सिंगल सेल है, राइट। फिर जो दूसरा ग्रुप है जिसको हम पढ़ेंगे, मतलब पूरा ग्रुप नहीं पढ़ेंगे, इनमें होने वाली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो दूसरा ग्रुप है, उसका नाम है प्रोटिस्टा। बेटा प्रोटिस्टा में कैसे सेल मिलते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। हाँ, सिंगल सेल। ये यूकैरियोट है और सिंगल सेल है। तो मेन जो फर्क है ना मोनिरा और प्रोटिस्टा में, दैट इज यूकैरियोटिक सेल का, कि प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है, मोनिरा में प्रोकैरियोटिक है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं वो जो अक्सर आपको पेड़ों पे भी लगी दिखती है, कहीं भी लगी दिख जाती है, फंगाई। एग्जाम्पल इसका बहुत टेस्टी टेस्टी सा होता है। मशरूम मशरूम। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, उनके लिए मशरूम इज लाइक नॉन वेज। जैसे चिकन से, नॉन वेज खाने से आपको जितना प्रोटीन मिल जाता है, उसका लगभग 70%, 70% आपको मशरूम खाने से मिल जाएगा। तो अगर आप वेजिटेरियन हो एंड यू वांट प्रोटीन, यू शुड गो टू मशरूम। मशरूम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मशरूम खाने वाले खाना। मशरूम पॉइजनस भी होते हैं और कभी कभार उड़ा भी देते हैं, ठीक है, तो उड़ना नहीं है ना, बी केयरफुल। अगर किसी के पास घर पे, चलो छोड़ो, पिक्चर का एग्जांपल मैं बाद में दूंगी। मैंने पहले क्लास में अगर पिक्चर देखने का होमवर्क दे दिया तो तुम्हारे पेरेंट्स अगली क्लास में भेजेंगे नहीं मुझे। देखो, बायोलॉजी में कुछ होमवर्क ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बायो की डॉक्यूमेंट्री देखनी होती है और मूवी देखनी होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके पेरेंट्स भी मुझे लगता है कन्विंस हो जाएंगे, तो फिर वो होमवर्क करके आना होगा, ओके। हाँ, और उससे नीट के क्वेश्चन होंगे, ऐसे कुछ नहीं बोलूंगी मैं फॉर श्योर, ठीक है, कुछ सीखोगे नीट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो हमें ये इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मोनिरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था चैप्टर का। डन? किसी को कोई डाउट? ट्रेन तो नहीं चला दी मैंने? अभी तक नहीं चली, चलो। ओके, अब एक और चीज है जो मुझे बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। और देखो, मैं बोलते बोलते भूल गई क्या बताना था मुझे। हाँ, बताओ भाई, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अब टर्मिनोलॉजीज, मैंने कहा ना जिसको टर्मिनोलॉजीज आ गई उसको बायो आ गई। और ये सिलेबस खत्म होने तक तुमको टर्मिनोलॉजीज इतने अच्छे से आ जाएगी कि तुम आधी 11th ऐसी कर लोगे, मेरी मदद के बिना कर लोगे, पर मैं फिर भी पढ़ा दूंगी, ऐसी बात नहीं। टर्मिनोलॉजीज, तो सबसे पहले बताओ भाई रिप्रोडक्शन क्या है? रुको रुको, वेट करो, चैट बॉक्स में लिखना। दूसरा है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? व्हाट इज गैमेट? 3 क्वेश्चन, चलो जी बताइए चैट बॉक्स में। भूमिका भी आई है। भूमिका बेटा, इन 3 क्वेश्चन का जवाब देने तूने, चल बता चैट बॉक्स में, तुम्हें जितना आता है उतना लिखो। मैंने कहा ना, इट्स नॉट अबाउट अभी सही आंसर देना, इट इज ऑल अबाउट कि आपको आंसर देना है। बताओ जी। ओके, सो एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वन, वेरी गुड निशांत। तो ये है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ सिमिलर काइंड्स, ठीक है तान्या। अभिमन्यु, टू रिप्रोड्यूस यंग वंस फ्रॉम वन प्री एग्जिस्टिंग वन टू सेम जीन, ओके गुड। दीक्षा, ability to organism to reproduce. Ritesh, correct. Aditi, okay. Aryan, new offspring. Offspring word आर्यन ने डाला, very good. Process of producing offspring, very good. ऋषि ने भी डाल दिया, good. अनीशा ने same individual लिखा, good. श्रुति, good. नेहा, good. Fertilization, fusion of two gametes. चलो, तान्या ने fertilization बताया, शाबाश, good. पूजा, अनुपमा, offsprings लिखा, yes, offspring is a good word. तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आइडिया है ना। चलो, let me tell you, good Tanpreet, fusion of male and female gamete. Yes, Antriksh. Good Suryansh, Palak, Neha, Bhuvneshwari. Okay, Vansh, Arushi. Okay, sex cells are called gametes. Yes, that's correct. Fusion of sperm and ovum. Good answer. चलो, मैं बताऊं अब थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें।
करूं? गैमीट क्या होते हैं? गैमीट आर द सेल्स, सेल्स होते हैं ये, ठीक है। सेल्स क्या होता है? कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बेसिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हो, अंदर लिक्विड साइटोप्लाज्म हो, और कुछ वो ऑर्गेनेल वगैरह थोड़े बहुत हो, तो उसकी जिंदगी कट जाए, कोई जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर, तो उसको हम कहते हैं सेल, ठीक है। तो गैमीट एक ऐसा सेल है, गैमीट लिखा है ना तो सेल से नहीं लिखूंगी मैं, सेल विथ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। मतलब कि देखो, अगर किसी की बॉडी में लेट्स से टोटल नंबर, जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 20, ठीक है, उसके नॉर्मल सेल में 20 क्रोमोसोम्स है, तो उसके गैमीट के पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 10 10। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ हो जाना, यस। हाँ, तो गैमीट वो सेल होते हैं जिनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। गैमीट अगर फीमेल बना रही है तो फीमेल गैमीट हो गया, मेल बना रहा है तो मेल गैमीट होता है। ह्यूमन के केस में मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं, ह्यूमन के केस में फीमेल गैमीट को एग कहते हैं। इतना क्लियर? तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले जो सेल्स होते हैं उनको अपन गैमेट कह देते हैं। नाउ फर्टिलाइजेशन हम वर्ड यूज करते हैं इन द केस ऑफ एनिमल्स सिर्फ, एक्चुअल में बायो में ये हो रहा है। और अगर फर्टिलाइजेशन को मेरे को प्लांट्स में बोलना है तो मैं वर्ड पता है क्या लिखती हूँ? तब हम लिखते हैं सिनगैमी। हाँ बेटा, कुछ कह रहा है? कोई डाउट है? नहीं? ओके। तो प्लांट के केस में सिनगैमी बोलते हैं, प्रोसेस दोनों सेम है, फर्टिलाइजेशन सिनगैमी एक ही है, बस अलग अलग जगह पे अलग अलग टर्म यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी होता क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट फ्यूज हो जाते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि देखो, एक सेल है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक और सेल है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसको मैंने फ्यूज करा दिया तो एक नया सेल बन गया। इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 2n 2n। इस सेल को क्या बुलाएंगे हम? डिप्लॉइड सेल डिप्लॉइड, यस। और फर्स्ट डाइप्लॉइड सेल जो हमारी बॉडी में बनता है जिससे सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म चलेंगे, दैट इज जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला डाइप्लॉइड सेल बनता है दैट इज जाइगोट। ओके, तो ये क्वेश्चन नीट का आता है कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग जनरली पूछ लेता है, या फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज डाइप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल, एंड आप उसको क्या बुलाते हो? वो है जाइगोट। तो आप, मैं, हमारी पूरी बॉडी एक जाइगोट से बनी है, उसमें इतनी सारी डिवीजन हुई है तब हम बने हैं। क्लियर है सबको? यो मैम। मैम। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बात बताओ, रिप्रोडक्शन, अच्छा ये लिख लिया सबने? मैम। अब जो रिप्रोडक्शन है ना, उसी लिए एक साइंटिफिक डेफिनेशन है, तो उसको कवर कर लेते हैं। द रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ही यंग वंस बनाता है। तो जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग। जैसे मेरे पेरेंट्स से मैं प्रोड्यूस हुई तो मैं उनका ऑफस्प्रिंग हूँ, तो बायोलॉजी में वर्ड यूज करोगे ऑफस्प्रिंग। क्लियर है सबको? ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज होगा। नाउ अब रिप्रोडक्शन में अगर ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज होता है तो कभी आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है? तो आपने कभी ऐसा देखा है कि एक सेल है, वन सेल, वो डिवाइड हो गया, माइटोसिस मियोसिस कुछ नहीं कहा मैंने अभी, भूल जाओ उसे, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गया, तो जो दो न्यू सेल्स बनते हैं बिल्कुल पहले वाले एक सेल की तरह ही बनते हैं, सेम दिखते हैं। तो ये दो न्यू सेल्स को हम ऑफस्प्रिंग नहीं बुलाते, इन्हें हम बुलाते हैं डॉटर सेल्स डॉटर सेल्स, यस। और ये वन सेल जो है इसे हम बुलाते हैं पेरेंट सेल, इसको पेरेंट सेल बुलाते हैं जिससे ये बने हैं। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप ऑफस्प्रिंग वर्ड सुनोगे तो आई एम टॉकिंग अबाउट ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक कंप्लीट ह्यूमन, एक कंप्लीट डॉग, एक कंप्लीट बी की बात कर रही हूँ मैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और जब भी मैं डॉटर सेल बोलूंगी तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल की बात कर रही हूँ, मतलब मेरी पूरी स्किन में से एक सेल निकाला, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि ये कैसे डिवाइड हुआ, तो मैं डॉटर सेल बोलूंगी। और अगर मैं पूरी रिप्रोडक्शन की बात करूंगी तो मैं पूरे ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ। तो ऑफस्प्रिंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, डॉटर सेल हमारा एक सेल से रिलेटेड है। क्लियर है? ये टर्म क्लियर है सबको? अब देखो, अब जो नीट में क्वेश्चन आएगा वो इस लाइन से आएगा, हर लाइन में ना कैची वर्ड होता है, तुमको उसको पकड़ना है। कॉन्टिन्यूटी इज द कैची वर्ड है, ठीक है। इसको डिसकॉन्टिन्यूटी लिख देंगे और पूछेंगे गलत स्टेटमेंट बताओ या सही स्टेटमेंट बताओ। तो रिप्रोडक्शन का प्रॉफिट क्या है, क्यों होता है रिप्रोडक्शन, तो इसका प्रॉफिट क्या है या एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेज है कि रिप्रोडक्शन
इनेबल्स काबिल बनाता है द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कि कोई भी स्पीशी इतने सालों से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग है, तो इतने सालों से वो धरती पर है और आने वाले भी बहुत लाखों सालों तक वो धरती पर रहेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक टाइम के बाद मर जाएगा, लेकिन उसके जो आगे ऑफस्प्रिंग है वो जिएंगे, फिर उनके आगे ऑफस्प्रिंग जिएंगे। तो रिप्रोडक्शन की वजह से कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए स्पीशी एग्जिस्ट। कोई भी स्पीशी रिप्रोडक्शन की वजह से जी रही है, चाहे वो सेक्सुअल है चाहे असेक्सुअल है, लेकिन जी उसकी वजह से रही है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्लियर हुआ ये? तो नीट ना इसको कैसे पूछेगा? which of the following statement is incorrect? Reproduction enables the discontinuity of the species generation after generation. अब continuity और discontinuity इतने सिमिलर लगेंगे तुमको पढ़ते टाइम, गलत हो जाएगा। तो जब भी कैची वर्ड मिले तो उसको अंडरलाइन करो। तो जब भी मैं अपने नोट्स देखूंगी ना, मेरे को continuity वर्ड पे ध्यान जाएगा, तो मैं कभी भूलूंगी नहीं। समझ आया? किया आपने? चलो तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो हमने लेक्चर में क्या क्या चीजें करी, बताओ भाई। रिप्रोडक्शन, हाँ बेटा, सब कुछ लेक्चर में जो किया वो सब सीखा तो है। सबसे पहले क्या सीखा हमने? यो मैम फर्टिलाइजेशन, रिवाइज करा मैम कि मतलब हमें क्लास में हाँ पढ़ना क्या क्या है, हाँ, तो मतलब हमें पूरी एक तरह क्लास से में। अपना बायोलॉजी को स्टडी कैसे करना है वो सीखा है ना, बायोलॉजी का प्लान सीखा। फिर क्या किया हमने? टर्मिनोलॉजी तो अभी करी है मैंने, बायोलॉजी का प्लान बनाया, फिर उसके बाद हमने क्या किया था क्लास में? सो गए थे तुम? अरुणिमा मैम की स्टोरी। हाँ, स्टोरी अरुणिमा मैम की स्टोरी सुनी। और अरुणिमा मैम की स्टोरी से हमने क्या सीखा? कोशिश करने वाले कभी हार नहीं मानते। हाँ, कोशिश। यस, तो कोशिश को लिख लेना अपने स्टडी टेबल के पास, अपनी किताब में जहाँ लिखने लिखो। मैं तो हमेशा बुक के स्टार्टिंग में ऊपर लिखती थी, जो मुझे मोटिवेट करता था। तो कोशिश, कोशिश जरूरी है, कोशिश जारी रखें। हम लिख देते हैं, आजा भाई, कोशिश करते रहो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा, और चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, बिल्कुल ज्यादा पढ़ा नहीं। तो कल से फिर हम इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ज्यादा मजा आएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नहीं? ओके बेटा, तो ओके, होपफुल नो मैम तो नहीं था, नो मैम था, पर नो वैसे फनी है। चलो फिर कल मिलते हैं आप लोगों से, होपफुली आप सभी कल आए, एंड 5 more days विल ट्राई एंड सी आपको मेरा पढ़ाया समझ आता है या नहीं। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, बाय मैम, गुड थैंक यू बेटा, नाइट। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। किसी को डाउट है तो वो रख सकता है।